हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स और जिसमें हम पहुंच चुके हैं क्लास 8 में और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक जिसका नाम है हमारे अतीत थर्ड। इसमें हमने कुछ चैप्टर पढ़े और आज के इस वीडियो में है चैप्टर नंबर 4, आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 में बेरासा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेर से कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद ये ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान के लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। उसे उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था और मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और ओराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। यह चित्र उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिला बाजार जाते हुए नदी से गुजरते रही है। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? उसे दिक्कू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज्य में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा। ज्यादातर कबीलों में रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों को में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते? 19वीं सदी तक देश में विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। उन्होंने उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों की ऊपरी से काट दिया करते थे और इन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे और इसके बाद में घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे और इस राख को पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी तरफ खुरस देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। यहाँ जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। परती का मतलब है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दिए जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के मध्य में पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगल के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह शिकारों
का शिकार करने और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करने के काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले फोक समुदाय व इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार कर पर निकलते थे। जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगल में मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ, साल एक तरह का पेड़ है और महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगल में इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलास के फूलों की जरूरत होती थी, वे खोड़ समुदाय से लोगों के से ही कहते थे। इस समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे। कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। ये अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उसमें से कई लोग आसपास के गांवों से नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वह उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से मुझे सारे उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत में बैगा ओरा के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे और केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त की भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी-कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य में आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहर शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। ये एक चित्र है भारत में कुछ आदिवासी इलाकों के जो बता रहे हैं। कुछ जानवर पालते थे बहुत कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहां जाते थे और यह जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गर्दी समुदाय के लोग गडेरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगर अगले साल इतिहास की पुस्तक में हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेत में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इन बातों पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय करने में समझदारी एक जैसी नहीं थी। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियल एलविल ने 1930 से लेकर 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोड़ समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय चक्र में कामों के बंटवारे को साझा समझा जा सकता है। वे लिखते हैं कि चैत
में औरतें इकट्ठा करने और बचे हुए ऊंचे ठूंठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर चले जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदे का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता आदि बिनकर लाती थी और बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत में आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बिन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव के दूर नहीं जाते थे। जेठ से बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुआर में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां भी पूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरह चल देते थे। इस दौरान शिकार पर चीजों का संग्रह भी जीने के लिए प्रमुख गतिविधि होती थी। इस चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ हफ्तों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की जरूरत पड़ने लगी थी। यह महिला ईंधन की लकड़ी ले जाती। एक सांथल लड़की बिहार 1946 बचे हुए वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते हैं। बेवड़ शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका मतलब है मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी में पहले बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुछ के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी के उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीनें बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड संतालन जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह, शिकारी, संग्राहक व घुमंतू खेती करने वाले कबीलों ज्यादातर सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों के रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया और आओ देखें कि वे बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने के पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। इसके उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन पर वन प्रबंधन के स्थायी नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं को कामकाज और अधिकार काफी बदल गए। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा था
लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने के लिए लाचार हो गए। ये एक चित्र है जो पूर्वोत्तर के निशी आदिवासी के एक गांव में लट्ठों का बना घर, जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। ये चित्र है गुजरात के एक जंगल की खेती करती भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात में बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया और खेती के लिए जमीन साफ कर दी गई है। समूह एक जगह स्थायी रूप से और खेती करें। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? कैस ऐसे समूहों को अंग्रेजों में काफी परेशानी थी, जो यहाँ वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरे को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। जूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहां हलों के खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों को हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेती अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने परंपरागत ढंग से जीने की दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया और ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, इन फल इकट्ठा करने व पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किसी तरह जिंदा रह सकते थे। इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश का मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। ऐसे जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उसके सामने एक समस्या पैदा हुई और समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स यानी लकड़ी और क्षैतिज तक थे जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें खेती के लिए भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वाले लोगों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग के सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए गए। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 में दशक में वेरियल
एल्विन के मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया और एल्विन इन लोगों की रीति रिवाज और उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए और उनमें से इस बात पर शिकायत की कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल है। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे को कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों से इस देश में जीना कितना मुश्किल है। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं, गाय तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, और भोजन पाए कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए कानून का पालन करने से इनकार कर दिया और इन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सौग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 में दशक में मध्य प्रांत में हुए वह सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह हैं। व्यापार की समस्या 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों में पाया कि व्यापारियों को महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी जाने लगे। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्ज देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए ला रहे थे क्या रहे थे। इन सारे बदलावों से यह क्या असर पड़ने वाले थे, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए कि यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में मांग थी। भारत रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत की निर्यात तेजी से बढ़ रही थी। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हाजिरबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी उनसे अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर देते थे और उनके कृषक कर्मी कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कर्मी कोषों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे, जिसके बाद इन कृषकों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था और यहाँ जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों को रेशम उत्पादक के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। इसमें चित्र देखें तो ये है चित्र, इसमें गोदारा औरतें बुनाई करती हुई, और ये है चटाई बुनती एक हाजंग औरत के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर जाती थी। ये चित्र है बिहार के कोयला खने 1948 में। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिज आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम कर न केवल शरीर को तोड़ता था, बल्कि यह खतरनाक था। यह अक्सर सचमुच जानलेवा ले लेता था। 1920 के दशक में भारत देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे। काम की तलाश काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में चाय बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम में चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदार भी की मार्फत भर्ती के किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें कुछ कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नजदीक से देखते हैं पर 19वीं सदी
19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश में विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों पर और नए करों, व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथाल और ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत के बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इस तरह का विद्रोह था। बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था। उसके पिता गरीब थे। बिरसा बचपन से भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते पिता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोड़ के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लकड़पन के लिए बिरसा के अतीत में एक मुंडा विद्रोह की कहानी सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदायों के सरदार मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करने देखा। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न के लिए पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासी के वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। यह लहूलुहान मेरे कंधे के रूप में एक मुंडा आदिवासी के गीतों के उनमें कष्ट झलकते हैं। ये वो कविता दी गई है। बिरसा स्थानीय मिशनकारी स्कूलों में जाने लगे और यहाँ उन्हें मिशनकारियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के समर्थक में आए उनमें से वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडवा से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोनों पर विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा के मिशनकारियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वैष्णव में विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। जब उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा के अपने अनुयायियों को आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के संकल्प लें और वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे कि जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती करते थे। इस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार के बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनने
जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरा संस्कृति को आलोचना करते थे। जब आंदोलनों फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाने हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में समाज की स्थापना के लिए रावण, दिक्कू और यूरोपियों को बाहर तबाह कर दें। बिस्सा की अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। जब यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसमें औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिससे जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसके एक और बात फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने के लिए आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को किया। अन्यत्र में है, हमें नजदीकी की क्या जरूरत है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्राय बाजार के लिए पैदावार नहीं करना चाहते। पुपायू न्यू गिनी में एक जनजातीय गीत में यह इस बात की झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह देखते हैं। कहते हैं कहते हैं नकदी है बेकार का कूड़ा कंकड़, बारिश के रोक नहीं सकती और देती है तकलीफें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए जो क्यों मैं जोश से काम करूं, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर, तो है नकदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताइए अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता क्यों करूं। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।